वेलकम फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस डन 91 में फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। फ्रेंड्स आज की जो हमारी क्लास है वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड है। फ्रेंड्स अगर कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो आप हमारे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7985473042। ठीक है, 7985473042। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ें क्वेश्चन को और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस? टीबी अर्थात क्षय रोग के प्रसार को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? क्वेश्चन को आप पढ़ लें फिर आंसर दें। सभी क्वेश्चन सिंपल हैं और सभी रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए क्वेश्चन है। व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, वैक्सीनेशन विद बीसीजी। ठीक है, बीसीजी का टीका लगवाना। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को देख लें कि बीसीजी का टीका टीबी से बचाव में मदद करता है। हालांकि सक्रिय रोगियों के इलाज और उचित स्वच्छता उपायों से इसके प्रसार को रोका जा सकता है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 2 को और आंसर दें। आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें क्योंकि सभी रिपीटेड क्वेश्चन हैं और पूछे गए हैं कई बार। व्हाट इज द मिनिमम रिकमेंडेड स्पेसिंग बिटवीन टू प्रेगनेंसीज? दो गर्भधारण के बीच न्यूनतम अनुशंसित अंतराल कितना होना चाहिए? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। दो गर्भधारण के बीच का जो न्यूनतम अंतराल होता है फ्रेंड्स, कम से कम अंतराल कितना होना चाहिए? बताएं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये रिपीटेड है, पूछे गए हैं कई बार। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आंसर दें। तो देखिए यहाँ पे 2 साल होना चाहिए। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा, कम से कम अंतर जो है वो 2 साल का अंतर होना चाहिए। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को देख लें कि WHO और स्वास्थ्य विशेषज्ञ दो गर्भधारण के बीच कम से कम 2 साल का अंतर रखने की सलाह देते हैं। WHO के अनुसार और जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं उनके अनुसार कम से कम 2 साल का तो अंतर होना ही चाहिए फ्रेंड्स, ताकि माँ और शिशु दोनों स्वस्थ रहें। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 3 को और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी रिपीटेड क्वेश्चन है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। आज की इस क्लास में 25 क्वेश्चन है, MCQ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आप लोग जरूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन राइट किए हैं। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ कॉलरा? हैजा का कारण बनने वाला एक कारक कौन सा है फ्रेंड्स? हैजा का कारक जो है वो कौन सा है? हैजा किस कारण से फैलता है फ्रेंड्स? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ कॉलरा? जो हैजा है, कॉलरा है, किसके कारण बनने वाला कारक है? तो ये फ्रेंड्स विब्रियो कॉलेरी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा, विब्रियो कॉलेरी। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को देख लें। हैजा एक तीव्र डायरिया रोग है जो विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया के कारण होता है फ्रेंड्स, या दूषित जल और भोजन के सेवन से फैलता है। कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड के जरिए से फैलता है फ्रेंड्स ये हैजा। ठीक है, जो कॉलरा है ये दूषित भोजन और पानी से फैलता है फ्रेंड्स, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 4 को फ्रेंड्स और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट इज द लीडिंग कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी इन इंडिया? भारत में मातृ मृत्यु का प्रमुख कारण क्या है? गेस करें फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। सभी क्वेश्चन सिंपल हैं और सभी पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन हैं। आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आंसर दें। व्हाट इज़ द लीडिंग काज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी इन इंडिया? तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे PPH होगा। ठीक है, पोस्ट पार्टम हेमोरेज, प्रसवोत्तर रक्तस्राव, डिलीवरी के बाद होने वाला रक्तस्राव। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो मृत्यु होती हैं भारत में वो फ्रेंड्स PPH की वजह से होती हैं, पोस्ट पार्टम हेमोरेज की वजह से हो जाती हैं। भारत में मातृ मृत्यु का जो सबसे आम कारण है वो प्रसवोत्तर रक्तस्राव है, डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग हो जाती है, जिसके कारण फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा
महिलाओं की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, जो प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव के कारण होता है। अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है तो फ्रेंड्स 500 ml से अधिक की ब्लीडिंग होती है, ठीक है। अगर नॉर्मल ब्लीडिंग है तो 500 ml से अधिक की ब्लीडिंग हो जाती है फ्रेंड्स, और अगर सीजर होता है तो फ्रेंड्स इसमें 1000 ml से ज़्यादा की फ्रेंड्स ब्लीडिंग हो जाती है, ठीक है। तो इसकी वजह से फ्रेंड्स क्या होता है कि बहुत ज़्यादा महिलाओं की डेथ हो जाती है। समय से फ्रेंड्स क्या होता है कि इसका प्रबंधन नहीं हो पाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5। पढ़े क्वेश्चन नंबर 5 को और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। व्हाट इज द प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया। मलेरिया का मुख्य संचरण तरीका क्या है, बताएं। आंसर दें आप लोग, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स आंसर दें। व्हाट इज द प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया। मलेरिया का जो मुख्य संचरण का तरीका है, ट्रांसमिशन का जो तरीका है, किसके माध्यम से फैलता है फ्रेंड्स, आप जरूर बताएं। मलेरिया किससे फैलता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा। एनाफ्लीज मॉस्क्विटो बाइट। मादा एनाफ्लीज जो मच्छर होता है उसके काटने से फ्रेंड्स क्या हो जाता है, आपको मलेरिया हो जाती है, ठीक है, ये बीमारी हो जाती है मलेरिया, मादा एनाफ्लीज, ठीक है। मॉस्क्विटोज जो काटते हैं उनकी वजह से फ्रेंड्स क्या होता है, मलेरिया हो जाता है। अब यहाँ पे एक्सप्लेन को देख लें कि मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। मलेरिया जो है ये प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण है। इसका संचरण का जो तरीका है मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। फ्रेंड्स अगर कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है 79 85 47 30 42, ठीक है। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो भी आप इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे फ्रेंड्स। हमारी जो पीडीएफ है वो हिंदी और इंग्लिश सब दोनों भाषाओं में है फ्रेंड्स, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है और विद एक्सप्लेनेशन के साथ में है, जैसा कि आप लोग पीडीएफ में देखते हैं, ठीक है। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। आप व्हाट्सएप के जरिए से भी कांटेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अगर किसी भी राज्य से आप एएनएम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी राज्य से अगर एएनएम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी हमारी पीडीएफ। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 6 को और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, अच्छे से पढ़ लें। व्हाट इज द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट ऑफ न्यूबॉर्न। नवजात शिशु की सामान्य जो श्वसन दर है, सांस लेने की जो दर है वो कितनी होती है, ठीक है। नए जन्मे बच्चे की बात यहाँ पे की जा रही, नवजात शिशु की बात की जा रही कि श्वसन दर क्या होती है। व्हाट इज द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट ऑफ आ न्यू बॉर्न। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका राइट होगा, 30 से 60 बार प्रति मिनट। कहीं कहीं केवल 30 बार प्रति मिनट ही दिया होता है, ठीक है, 30 बार प्रति मिनट दिया होता है, तो फ्रेंड्स ये भी आपका राइट होगा, ठीक है। बट यहाँ पे आपका क्या दिया है, 30 से 60 बार प्रति मिनट, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को देख लें कि नवजात शिशु की सामान्य जो श्वसन दर है वो 30 से 60 श्वास प्रति मिनट होती है। इससे अधिक जो दर है, श्वसन दर है, ठीक है, श्वसन संबंधी समस्याओं का भी संकेत दे सकती है अगर इससे ज़्यादा है। अगर इससे कम है तो भी दिक्कत है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 7 को, 7 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लें। अगर देखिए 30 से अगर कम आती है तो थोड़ा सोचने विचार करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ लें आप, फिर आंसर दें क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी रिपीटेड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज इज नॉट प्रिवेंटेबल बाय वैक्सीनेशन। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो टीकाकरण के द्वारा नहीं रोका जा सकता, टीका के द्वारा नहीं रोका जा सकता है फ्रेंड्स, बताएं कौन सा रोग है जो टीका से नहीं रोका जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स डिप्थीरिया का तो टीका लगाया जाता है, आपने देखा होगा डीपीटी, ठीक है, डीपीटी ये 3 बीमारियों में आपकी सुरक्षा करता है फ्रेंड्स, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, ठीक है। तो डिप्थीरिया तो यहाँ कवर हो गया। ट्यूबरक्लोसिस जो टीबी है इसके लिए भी बीसीजी का टीका लगाया जाता है, बैसिलस कैलमेटिक यूरिन का टीका लगाया जाता है, और हेपेटाइटिस बी इसके लिए भी फ्रेंड टीका लगाया जाता है। बट यहाँ पे जो एचआईवी है इसका कोई टीका नहीं है, सी नंबर राइट होगा। एचआईवी एड्स के लिए अभी तक कोई प्रभावी टीका उपलब्ध नहीं है, अन्य बीमारियों को टीकाकरण के द्वारा रोका जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 8 को और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, ये रिपीटेड हैं, पूछे गए हैं कई बार। व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ चिकन पॉक्स। चेचक जो है जिसे चिकन पॉक्स कहा जाता है उसका उष्मायन काल कितना होता है।
मतलब इनक्यूबेशन पीरियड कितना होता है चिकन पॉक्स का? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। आप अच्छे से पढ़ लें फिर हमें आंसर दें। देखिए सभी पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 10 से 21 दिन का होता है जो चिकन पॉक्स है। चेचक का फ्रेंड्स जो इनक्यूबेशन पीरियड होता है ये फ्रेंड्स 10 से 21 दिन होता है। चलिए एक्सप्लेनेशन को आप देख लें कि चेचक वायरस वेरिसेला जोस्टर के कारण होता है। जो चेचक वायरस है ये कौन सा वायरस है फ्रेंड्स? कभी कभी पूछा जाता है कि चेचक किस वायरस के कारण होता है, तो वेरिसेला जोस्टर के कारण होता है। इसका जो उष्मायन काल है, इनक्यूबेशन पीरियड है, वो 10 से 21 दिनों का होता है, जिसका अर्थ है कि संक्रमण के बाद लक्षण इस समयावधि में विकसित होते हैं। ठीक है, जब इन्फेक्शन हो जाता है तो इन्फेक्शन होने के बाद जो फ्रेंड्स जो संक्रमण होता है, ठीक है, लक्षण जो उत्पन्न होते हैं, इन्फेक्शन तो आपको हो गया बट जो इसके लक्षण उत्पन्न होते हैं तो वो 10 से 20 दिनों के भीतर उत्पन्न होते हैं। 10 से 20 दिन लग जाते हैं इसके लक्षण दिखने में। चलिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है। आप इसे पढ़ें और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी इन प्रेग्नेंट वुमेन इन इंडिया? भारत में गर्भवती महिलाओं में सबसे आम पोषण संबंधी कमी कौन सी होती है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। आप पढ़ लें अच्छे से फिर हमें आंसर दें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, रिपीटेड है, कई बार पूछे गए क्वेश्चन है। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी इन प्रेग्नेंट वुमेन इन इंडिया? तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है कि विटामिन डी, कैल्शियम और फ्रेंड्स प्रोटीन वगैरह तो आपको भरपूर मिलता है, बट यहाँ पे आयरन डिफिशियंसी हो जाती है। क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन सी आपका राइट होगा, आयरन डिफिशियंसी, जिसकी वजह से क्या होता है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा एनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है जो गर्भवती महिलाएं होती हैं। भारत में गर्भवती महिलाओं में आयरन की कमी से एनीमिया अर्थात रक्त की कमी सबसे आम समस्या होती है, जिससे माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 10 को और आंसर दें। व्हाट इज द आइडियल वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉर अ वुमेन विद नॉर्मल बीएमआई? बीएमआई का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, सामान्य बीएमआई वाली जो महिलाएं हैं उनके लिए गर्भावस्था के दौरान आदर्श वजन वृद्धि कितनी होनी चाहिए? उनका प्रेगनेंसी के समय कितना वजन बढ़ना चाहिए? बताएं फ्रेंड्स। देखिए ये क्वेश्चन कई बार आपने पढ़ा है फ्रेंड्स, आप आंसर दे सकते हैं। फ्रेंड्स इसमें जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, भ्रूण का वजन होता है, प्लेसेंटा का वजन होता है, ठीक है, तो इस सारे वजन को फ्रेंड्स ये टोटल जो वजन है ये कितना इंक्रीज होना चाहिए, कितना बढ़ना चाहिए फ्रेंड, कितने बढ़ोतरी होनी चाहिए? तो यहाँ पे सी नंबर आपका राइट होगा, 11 से 16 केजी। ठीक है, 11 से 16 किलो बढ़ना चाहिए। कहीं कहीं यहाँ पे 10 से 15 किलो भी दिया रहता है, 10 से 15 केजी दिया रहता है, तो ये भी आपका राइट माना जाएगा। बट जब ये ऑप्शन पे नहीं होगा, 11 से 16 किलो ऑप्शन पे नहीं होगा, तब फ्रेंड्स कभी कभी केवल 11 किलो ही दिया रहता है। ठीक है, 11 किलो। तो अगर एक ऑप्शन है तो ये राइट होगा कि सामान्य फ्रेंड्स 11 किलो वजन बढ़ना चाहिए। चलिए यहाँ पे आप एक्सप्लेन को देख लें कि सामान्य बीएमआई वाली जो महिलाएं हैं उनके लिए गर्भावस्था के दौरान 11 से 16 किलोग्राम वजन बढ़ना स्वस्थ माना जाता है, अच्छा माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। आप पढ़ें 11 नंबर क्वेश्चन को और आंसर दें। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, आप तुरंत आंसर दे सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग आंसर देने की भी कोशिश करें। व्हाट इज़ द कॉजेटिव एजेंट ऑफ डेंगू फीवर? व्हाट इज़ द कॉजेटिव एजेंट ऑफ डेंगू फीवर? डेंगू बुखार का कारण बनने वाला कारक कौन सा है? बताएं फ्रेंड्स, डेंगू जो बुखार है ये किस कारण से होता है? डेंगू बुखार तो सभी को पता है कि जो डेंगू बुखार है ये वायरस के कारण होता है। अब फ्रेंड्स कौन सा वायरस फ्रेंड्स, कौन सा मच्छर काटता है जिसकी वजह से आपको ये डेंगू फीवर हो जाता है? तो जो डेंगू फीवर है वो एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। कौन सा मच्छर काटता है? एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से आपको डेंगू हो जाता है। और फ्रेंड्स ये जो मच्छर है हमेशा दिन के समय काटता है, रात में जो मच्छर काटते हैं उनकी वजह से आपको दिक्कत नहीं होती। जो दिन में मच्छर काटते हैं वो आप पे फ्रेंड्स ये वायरस वगैरह फैला देते हैं। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन को देख लें कि डेंगू बुखार डेंगू वायरस के कारण होता है, जिसका संचरण एडीज मच्छर के काटने से होता है। ये ट्रांसमिशन का जो तरीका है वो मच्छर काटने से होता है, फैलता है आपको। और फ्रेंड्स क्या होता है कि जो ये डेंगू मच्छर है इसी को फ्रेंड्स जो फीवर आता है, डेंगू फीवर आता है, डेंगू बुखार को ही ब्रेक बोन फीवर कहा जाता है। डेंगू जो बुखार है
इसी को फ्रेंड्स ब्रेक बोन फीवर कहा जाता है। ठीक है, ब्रेक बोन फीवर कहा जाता है, मतलब कहने का कि हड्डी तोड़ बुखार। और फ्रेंड्स ये हाई ग्रेड फीवर आता है, ये 105 से 106 डिग्री तक होता है। ठीक है, और ये फ्रेंड्स क्या होता है कि हर 2-2 घंटे में फीवर रिपीट होता रहता है। खतरनाक फीवर होता है डेंगू। इसमें आपकी जो प्लेटलेट होती हैं बहुत तेज़ी से गिरती हैं, बहुत तेज़ी से कम होती है। इसमें आईएम इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए, और पेन किलर टेबलेट वगैरह नहीं देनी चाहिए। ठीक है, दर्द निवारक जो दवाइयाँ हैं वो नहीं देनी चाहिए, जिससे कि आपकी जो प्लेटें हैं वो सुरक्षित बनी रहें, ज़्यादा तेज़ी से कम ना हों। ठीक है, इस वजह से पेन किलर नहीं दिए जाते। नॉर्मल यहाँ पे पैरासीटामोल ही दे सकते हैं आप। ठीक है, डेंगू फीवर में क्या होता है कि फ्रेंड्स पैरासीटामोल ही दी जाती है, चाहे आप इंजेक्शन के माध्यम से दें, आईवी, या फिर फ्रेंड्स आप टेबलेट के फॉर्म में दें। ठीक है, इसमें पेन किलर ना टेबलेट दी जाती है, ना फिर फ्रेंड्स पेन किलर इंजेक्शन लगाए जाते हैं। अगर आईएम इंजेक्शन आप लगा रहे हैं पेन किलर, तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इस वजह से हमेशा जो भी देना है आपको, पेन किलर भी देना है तो आप आईवी देंगे। ठीक है, नस के द्वारा देंगे। पढ़ें क्वेश्चन को, 12 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ लें आप। Which is the most effective way to prevent the spread of hepatitis B? हेपेटाइटिस बी के प्रसार को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है फ्रेंड्स? बताएं, सबसे प्रभावी तरीका बताना है। देखिए फ्रेंड्स, हेपेटाइटिस बी को अगर रोकना है तो सबसे जो प्रभावी तरीका है वो वैक्सीनेशन होता है, टीकाकरण होता है। चलिए एक्सप्लेनेशन को देख लें कि हेपेटाइटिस बी को रोकने का सबसे जो प्रभावी तरीका है ये टीकाकरण है, या वायरस मुख्य रूप से रक्त और शारीरिक द्रवों के संपर्क से फैलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। बताएं, क्वेश्चन नंबर 13 को आप पढ़ लें, 13 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें, फिर आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ स्कैबीज? खुजली रोग। जो फ्रेंड्स खुजली रोग होती है, स्कैबीज होती है, इसका सबसे सामान्य लक्षण क्या होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है, आप आसानी से आंसर दे पाएंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन है ये। खुजली रोग का सबसे सामान्य लक्षण क्या होता है? तो खुजली रोग में फ्रेंड्स क्या होता है कि स्किन रैश, जो आपकी त्वचा होती है उसमें छोटे छोटे दाने निकल आते हैं विद इंटेंस इचिंग। ठीक है, त्वचा पर दाने और तेज खुजली के साथ। ठीक है, जो इचिंग होती है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा खुजली होती है उन्हीं दानों पर। तो चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन को देख लें फ्रेंड्स कि इसके बीज अर्थात खुजली रोग इसके बीज माइट्स के कारण होता है, और इसका मुख्य लक्षण त्वचा पर खुजली और लाल दाने होते हैं। फ्रेंड्स अगर कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट करेगा, 7985473042। ठीक है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो आप पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। ठीक है, आप इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, जो हमारी पीडीएफ है वो 199 रुपये में आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। आप किसी भी राज्य से हों, ठीक है, सभी के लिए है ये पीडीएफ। चाहे भारत के आप किसी भी राज्य से अगर एएनएम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी पीडीएफ, सभी के लिए हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स हमारी जो पीडीएफ है हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है और विद एक्सप्लेनेशन के साथ में है। अगर आप कॉन्टैक्ट लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इसी नंबर पे। अगर क्लास लेना चाहते हैं तो भी आप इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। चलिए फ्रेंड्स पढ़ें क्वेश्चन को और आंसर दें। व्हाट इज द नॉर्मल पल्स रेट फॉर अ हेल्दी एडल्ट? एक स्वस्थ वयस्क के लिए सामान्य नाड़ी दर क्या होती है? गेस करें, अच्छे से पढ़ लें फ्रेंड्स, फिर आंसर दें। क्या होगा इसका राइट आंसर? एक स्वस्थ जो व्यक्ति है, वयस्क एडल्ट है, उसके लिए सामान्य नाड़ी दर कितनी होती है? तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बी नंबर आपका राइट होगा, 100 से 60 बीट पर मिनट। 100 से 60 बीट पर मिनट होती है, यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन को देख लें कि एक स्वस्थ जो वयस्क व्यक्ति है इसकी सामान्य नाड़ी दर कितनी होती है? 100 से यहाँ पे 60 से 100 होती है। 100 से 60 बीट जो पर मिनट होती है, इससे अधिक या कम असामान्य हो सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 15 को और आंसर दें फ्रेंड्स। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें, आप अच्छे से पढ़ लें, ठीक है, फिर आंसर दें। क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। 15 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लें अच्छे से पहले। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IMNCI इन कम्युनिटी हेल्थ? बताएं फ्रेंड्स, सामुदायिक स्वास्थ्य में IMNCI का पूरा नाम क्या है? मैंने कई बार बताया फ्रेंड्स की फुल फॉर्म पूछे आते हैं, आप लोग अच्छे से रट लें।
ठीक है, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, पढ़ें। ऐसा नहीं हो कि एक बार आपने कोई क्वेश्चन पढ़ लिया तो वो आपको तैयार हो गया। ठीक है, बहुत से लोग यही करते हैं कि अगर एक पीडीएफ हो या फिर एक वीडियोज़ हो, अगर एक बार वीडियो जैसे अपलोड हुआ कोई और आपने उसे एक बार देखा, दोबारा आप उसको नहीं देखते हैं। क्या आपको, हम पूछना चाहते हैं कि क्या आपको कोई भी फ्रेंड्स क्वेश्चन है, एक बार देखने में 100% तैयार हो जाता है? ठीक है, ये क्वेश्चन है आपसे। एक बार पढ़ने में या एक बार देखने में क्या 100% आपको तैयार हो जाता है? मेरी तरफ से तो ना है फ्रेंड्स, क्योंकि एक बार में कोई भी चीज़ आपको तैयार नहीं होगा, क्योंकि आप इतने क्विकली फ्रेंड्स माइंड के नहीं हैं कि आपको एकदम देखने पे तैयार हो जाएं। ठीक है, कंप्यूटर माइंड तो है नहीं कि आप एक बार देख लेंगे तो स्कैन कर लेंगे। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि एक बार जब किसी चीज़ को पढ़ा जाता है तो 25% वो तैयार होती है, और अगर 2 बार पढ़ते हैं तो आपको 50% तैयार होती है। इसी वजह से हमेशा यही कहा जाता है कम से कम 3 से 4 बार उसका रिवीजन करें, ताकि वो चीज़ आपको 100% हो जाए, ताकि लंबे समय तक आपको याद रहे। अगर आप कहीं उस क्वेश्चन को देखते हैं, आप एग्जाम पे बैठते हैं, अगर वो क्वेश्चन आपको दिखता है कि, तो तुरंत आना चाहिए कि मैंने इसे पढ़ा है और इसका ये आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ें क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनाटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। ठीक है, चाइल्डहुड इलनेस, नवजात एवं बाल्यावस्था रोगों का एकीकृत प्रबंधन। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा। यहाँ पे एक्सप्लेन को देख ले फ्रेंड्स की IMNCI एक रणनीति है जिसका उद्देश्य 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में मृत्यु दर और बीमारियों को कम करना है। इसमें टीकाकरण, पोषण और रोगों के शीघ्र निदान पर ध्यान दिया जाता है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, आप इसे पढ़ें और आंसर दें, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन को आप पढ़ लें अच्छे से। विच विटामिन डिफिशियंसी कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। कौन से विटामिन की कमी से रतौंधी अर्थात रात्रि अंधता हो जाती है? ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे फ्रेंड्स। विच विटामिन डिफिशियंसी कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस? कौन से विटामिन की कमी से रतौंधी हो जाती है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। रतौंधी, रतौंधी किसकी कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। और इसके फ्रेंड्स जो स्रोत हैं, क्या है इसके स्रोत? फ्रेंड्स गाजर हो गया, पीले फल हो गए। ठीक है, विटामिन ए के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होगा? विटामिन B12, इसकी कमी से क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा खून की कमी हो जाती है, जिसे घातक रक्त अल्पता कहा जाता है। ठीक है, परनीसियस एनीमिया हो जाता है विटामिन B12 की कमी से। ठीक है, इसका जो रासायनिक नाम है वो साइना कोबालामिन है। इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। और विटामिन सी है, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड इसका नाम है रासायनिक। ठीक है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, जैसे कि आपके जो दांत वगैरह हैं उनसे खून आने लगता है। ठीक है, मसूड़े फ्रेंड्स कमज़ोर हो जाते हैं, पायरिया हो जाता है आपको विटामिन सी की कमी से। इसके लिए फ्रेंड्स क्या है? खट्टे फल आपके लिए लाभदायक होते हैं, जैसे कि आंवला हो गया, क्योंकि आंवला में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। बाकी जितने भी खट्टे फल हैं आपके लिए लाभदायक हैं। विटामिन डी क्या है फ्रेंड्स? विटामिन डी जो है इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। जी क्या छोटे बच्चों में फ्रेंड्स क्या कर देता है? इसकी कमी अगर होती है, विटामिन डी की कमी होती है, तो इससे क्या होता है? रिकेटस हो जाता है छोटे बच्चों में, सूखा रोग। और जो एडल्ट होते हैं उनमें ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। अब समझ गए ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? तो ऑस्टियोपोरोसिस मतलब फ्रेंड्स क्या होता है कि हड्डियों की जो डेंसिटी होती है, घनत्व होता है, वो कम हो जाता है, जिसे एडल्ट में, जो एडल्ट होते हैं, वयस्क होते हैं फ्रेंड्स, उनमें हड्डियां फ्रेंड्स कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है, तो चलिए हम अब यहाँ पे एक्सप्लेन को देखते हैं कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, रात में कम दिखाई देता है। ठीक है, जिससे कम रोशनी में दिखने की क्षमता क्या होती है? प्रभावित हो जाती है। अगर रोशनी अधिक होती है तो दिन में उसे बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन जैसे ही रोशनी कम होती है तो रात में उसे दिखना बंद हो जाता है। बहुत रेयर केस में उसे दिखता है। चलिए हम 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन को आप पढ़ें और आंसर दें। सिंपल क्वेश्चन है, पढ़ लें अच्छे से। व्हाट इज द नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल इन एडल्ट फीमेल्स? वयस्क महिलाओं में सामान्य हीमोग्लोबिन स्तर कितना होता है? जो वयस्क महिलाएं होती हैं, एडल्ट महिलाओं की बात की जा रही है कि इसमें जो हीमोग्लोबिन का स्तर है ब्लड का कितना होता है फ्रेंड्स? तो यहाँ पे 12 से 16 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा। एक्सप्लेनेशन को देख लें कि स्वस्थ वयस्क महिलाओं में
हीमोग्लोबिन का जो सामान्य स्तर है वो 12 से 16 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। इससे अगर कम है फ्रेंड्स तो क्या होता है कि मतलब खून की कमी है, एनीमिया हो गया है। ठीक है, इससे कम होने पर आपको एनीमिया हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 18 को और आंसर दें फ्रेंड्स। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। पहले आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। व्हाट इज द प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ लेप्रोसी? कुष्ठ रोग का मुख्य संचरण का तरीका क्या है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। व्हाट इज द प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ लेप्रोसी? कुष्ठ रोग अर्थात लेप्रोसी का मुख्य संचरण का तरीका है जो है उसे बताना है आपको। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो देखिए यहाँ पे सी नंबर आपका राइट होगा। प्रोलॉन्ग्ड क्लोज कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। संक्रमित व्यक्ति के साथ लंबे समय तक निकट संपर्क, उसके संपर्क में रहने से आपको भी लेप्रोसी हो सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, लंबे समय तक अगर आप किसी व्यक्ति को पहले से लेप्रोसी है और आप उसके साथ में लंबे समय तक रहते हैं फ्रेंड्स तो क्या होता है आपको भी लेप्रोसी हो सकता है। चलिए आप एक्सप्लेन देख लें कि कुष्ठ रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्री बैक्टीरिया के कारण होता है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया के कारण होता है और लंबे समय तक संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में रहने से फैल जाता है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, आप पढ़ें 19 नंबर क्वेश्चन को और आंसर दें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि इसे पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन है। आप लोग जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आंसर दें। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फोलिक एसिड इन प्रेगनेंसी? गर्भावस्था में फोलिक एसिड का मुख्य कार्य क्या है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फोलिक एसिड इन प्रेगनेंसी? गर्भावस्था में फोलिक एसिड का मुख्य कार्य बताना है। फोलिक एसिड का मुख्य कार्य क्या होगा? तो यहाँ पे फोलिक एसिड का जो मुख्य कार्य होता है वो फ्रेंड्स क्या होता है? प्रिवेंटिंग न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है। न्यूरल ट्यूब दोषों को रोकना होता है। ठीक है, प्रिवेंट करना होता है, उन्हें रोकना होता है। एक्सप्लेन को देख लें कि फोलिक एसिड गर्भावस्था में न्यूरल ट्यूब दोष अर्थात स्पाइना बिफिडा को रोकने में मदद करता है। इसलिए इसे पहली तिमाही में लेना अनिवार्य होता है फ्रेंड्स। ठीक है, पहली तिमाही तक इसे लेना अनिवार्य होता है फोलिक एसिड को। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 20 को और आंसर दें फ्रेंड्स। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। व्हाट इज द मेजर काज ऑफ नियोनाटल मोर्टेलिटी इन इंडिया? कहा जा रहा है कि भारत में नवजात मृत्यु दर का प्रमुख कारण क्या है? फ्रेंड्स कई बार ये क्वेश्चन कंफ्यूजन में हो जाता है। बर्थ अफेक्जिया की वजह से भी बहुत से लोगों का जो बहुत से बच्चे होते हैं शिशु मृत्यु दर है फ्रेंड्स, इसकी वजह से बहुत से शिशुओं की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, बर्थ अफेक्जिया मतलब कि श्वास नहीं ले पाता है। ठीक है, जब डिलीवरी होती है तो डिलीवरी के दौरान फ्रेंड्स क्या होता है कि बहुत से जो शिशु हैं उनकी श्वास बाधित हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनकी मौत हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो एक कारण तो ये भी हो गया फ्रेंड्स। निमोनिया तो फ्रेंड्स निमोनिया भी हो सकता है, बट यहाँ पे जो मुख्य कारण है फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स हो गया प्री टर्म बर्थ कॉम्प्लिकेशन, समय से पहले जन्म की जटिलताएं। ठीक है, प्री टर्म बेबी। ठीक है, जो लो बर्थ वेट बेबी होते हैं कम समय में जिनका जन्म हो जाता है फ्रेंड्स, ये मुख्य कारण होता है। सी नंबर यहाँ पे आपका राइट होगा। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन को देख लें कि जन्म से पहले, ठीक है, समय से पहले जन्म और उससे जुड़ी जो जटिलताएं होती हैं भारत में नवजात मृत्यु दर का प्रमुख कारण है। अगर फ्रेंड्स जन्म जो है वो समय से पहले होता है तो उसके जो कई अंग होते हैं, बॉडी पार्ट होते हैं, वो इमेच्योर रह जाते हैं, अच्छे से मैच्योर नहीं हो पाते हैं। ठीक है, उचित प्रसव देखभाल से इसे रोका जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 21 को और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। पहले आप इसे पढ़ लें फिर आंसर दें। व्हाट इज द रिकमेंडेड कैलोरीज इनटेक फॉर अ प्रेग्नेंट वुमेन? गर्भवती महिला के लिए अनुशंसित कैलोरी सेवन कितना होना चाहिए? पहले आप इसे पढ़ लें फिर आंसर दें। रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछे गए हैं कई बार ये। क्या होगा इसका राइट आंसर। व्हाट इज द रिकमेंडेड कैलोरी इनटेक फॉर अ प्रेग्नेंट वुमेन? तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स डी नंबर राइट होगा। 2500 किलो कैलोरी पर डे। कितना होना चाहिए? 2500 किलो कैलोरी पर डे होना चाहिए गर्भवती महिलाओं के लिए। यह गर्भवती महिलाओं को लगभग 2500 किलो कैलोरी प्रतिदिन की आवश्यकता होती है ताकि मां और भ्रूण का समुचित विकास हो सके। फ्रेंड्स अगर कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, 7979 7985
473042। ठीक है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे पीडीएफ के लिए। फ्रेंड्स, हमारी जो पीडीएफ है वो आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएंगी। एएनएम की सभी पीडीएफ फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे चैनलों पे एएनएम स्पेशल ही पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, हमारे जो चैनल हैं उनमें एएनएम स्पेशल ही पढ़ाया जा रहा है आपको, अदर कोई भी तैयारी नहीं कराई जा रही, केवल एएनएम स्पेशल। अगर आप फ्रेंड्स एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे इसी नंबर पे संपर्क करेंगे 7985473042। ठीक है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी भी राज्य से हों आप। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 22 को और आंसर दें, आप अच्छे से पढ़ लें। व्हाट इज द प्राइमरी वेक्टर फॉर जापानीज इंसेफ्लाइटिस? जापानी इंसेफ्लाइटिस का प्राथमिक वाहक कौन है, वेक्टर कौन है फ्रेंड्स? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें। व्हाट इज द प्राइमरी वेक्टर फॉर जापानीज इंसेफ्लाइटिस? तो यहाँ पे क्यूलेक्स मॉस्क्वाइटो होगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा, क्यूलेक्स मॉस्क्वाइटो। एक्सप्लेन को देख लें कि जापानी इंसेफ्लाइटिस वायरस का मुख्य जो वाहक है वो क्यूलेक्स मच्छर होता है, जो संक्रमित सुअरों और पक्षियों से फैलता है। ठीक है, वायरस से फैलता है। चलिए फ्रेंड्स, 23 नंबर क्वेश्चन है, आप इसे पढ़ लें 23 नंबर क्वेश्चन को, फिर आंसर दें। ठीक है, गेस करें, आप अच्छे से पढ़ लें, सिंपल क्वेश्चन है, रिपीटेड है। व्हाट इज द प्राइमरी मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन फॉर फीमेल कंट्रासेप्शन? पढ़ें अच्छे से। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कहा जा रहा है कि महिला गर्भनिरोध के लिए प्रमुख स्थायी विधि कौन सी? स्थायी विधि की बात की जा रही है। देखिए वैसेक्टोमी फ्रेंड्स क्या होता है, ये पुरुषों में होता है, ये पुरुष नसबंदी होती है। वैसेक्टोमी पुरुष नसबंदी होती है, ट्यूबेक्टोमी ये महिला नसबंदी होती है। तो वैसेक्टोमी में क्या होता है कि वास्ट डिफरेंस को काटकर उसमें गांठ लगा दी जाती है, और ट्यूबेक्टोमी क्या होता है कि ट्यूब को काटकर उसमें भी गांठ लगा दी जाती है। ठीक है, दोनों को बांध दिया जाता है। अब यहाँ पे क्या होगा, महिला नसबंदी की बात की यहाँ पे की जा रही कि स्थायी गर्भनिरोधक विधि। ठीक है, स्थायी विधि की बात की गई, तो यहाँ पे ट्यूबेक्टोमी होगा, महिला नसबंदी। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन को देख लें कि ट्यूबेक्टोमी एक स्थायी गर्भनिरोधक विधि है जिसमें फैलोपियन ट्यूब को बांध दिया जाता है। ठीक है, उसमें गांठ काट के उसमें गांठ लगा दिए जाते थे, बांध दिया जाता है, जिससे अंडाणु और शुक्राणु का मिलन ना हो सके। ठीक है, यहाँ पे क्या ना हो सके, फर्टिलाइजेशन ना कर सके। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, पढ़े 24 नंबर क्वेश्चन को और बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर बॉर्न डिसीज? वाटर बॉर्न डिसीज कौन सी नहीं है, कौन सी फ्रेंड्स वाटर के द्वारा नहीं फैलती, जल जनित बीमारी कौन सी नहीं है? देखिए टाइफाइड तो जल जनित बीमारी है, हेपेटाइटिस ए भी है, और कोलेरा, ये तीनों फ्रेंड्स क्या है, ये जल जनित बीमारियां हैं, जल से फैलती हैं, कंटामिनेटेड वाटर्स एंड फूड से फैलती हैं। बट यहाँ पे जो ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी है, ये फ्रेंड्स बैक्टीरिया से फैलती है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे डी आपका राइट होगा। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन को देख लें कि क्षय रोग अर्थात टीबी रोग ये वायु जनित बीमारी है। ठीक है, हालांकि टाइफाइड भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और टीबी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बट ये क्षय रोग है ये वायु जनित बीमारी है, एयरबॉर्न डिसीज है। जबकि जो टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए और हैजा जल जनित रोग हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका 25 नंबर, आप इसे पढ़ लें और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरसीएच इन कम्युनिटी हेल्थ? सामुदायिक स्वास्थ्य में आरसीएच का पूरा नाम क्या होता है? पढ़ें अच्छे से फिर आंसर दें। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरसीएच इन कम्युनिटी हेल्थ? सामुदायिक स्वास्थ्य में आरसीएच का पूरा नाम क्या होता है? गेस करें फ्रेंड्स, आरसीएच का पूरा नाम क्या होता है सामुदायिक स्वास्थ्य में? तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन ए आपका राइट होगा, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ होगा, ऑप्शन ए आपका राइट होगा। याद रखिए फ्रेंड्स इन्हें, क्योंकि नाम पूछे जाते हैं, फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं, ज़्यादातर फुल फॉर्म एएनएम में कई फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। ठीक है, आप लोग फुल फॉर्मों को अच्छे से याद करके जो संक्षेप में नाम पूछे जाते हैं आप लोग इनको रट लें। ठीक है, आप इनकी एक लिस्ट बनाएं। ठीक है, लिस्ट बनाकर इन्हें याद करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आप इनका रिवीजन कर लें, क्योंकि ये पूछे जाते हैं। अभी आपके पास समय है, तो अभी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं तो बहुत कुछ हो जाएगा। ठीक है, आप वाकई अगर सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं। ठीक है, बहुत से लोग तो ये दिमाग लगाया करते हैं कि पैसे खर्चा हो जाएंगे, एडमिशन लेंगे तो पैसा खर्चा हो जाएंगे, अगर
पीडीएफ खरीदेंगे तो भी मेरे पैसे खर्चे हो जाएंगे। ठीक है, अगर जो लोग ये छोटी छोटी चीज़ों पे दिमाग लगाते हैं, क्योंकि ये परमानेंट जॉब है फ्रेंड्स। ठीक है, अगर वाकई आप परमानेंट होना चाहते हैं तो थोड़ा तो आपको पैसा खर्चा करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर वाकई आप अपना भविष्य सुधारना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत तो पैसा खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं होती है। हमने बहुत ही कम पैसे में आपको हम पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं, सबसे कम पैसे में। कोई भी आपको 199 रुपये में इतनी पीडीएफ नहीं देगा, और हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में है और विद एक्सप्लेनेशन के साथ में है। ठीक है, हम आपको बहुत ही फ्रेंड्स कम पैसे में आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आप सभी का अच्छे से सिलेक्शन हो सके। आप लोग जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। आरसीएच कार्यक्रम भारत में मातृ और बाल स्वास्थ्य में सुधार के लिए शुरू किया गया था, ताकि जिससे टीकाकरण और प्रसव पूर्व देखभाल और परिवार नियोजन शामिल है फ्रेंड्स इसमें। फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप वाकई एडमिशन लेना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, तो आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। अगर फ्रेंड्स आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, 79 85 47 30 42। ठीक है, जो कि चार फ्रेंड्स आपकी जो हमारी पीडीएफ है वो हिंदी और इंग्लिश में है, और आपको लगभग 300 प्लस पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगे। ठीक है, 300 प्लस, बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आपको। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।